हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग इस लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बातों को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर 2 है इसका ये, जिसमें मैं आपके साथ आज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सबको डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा, बहुत ही क्रिस्प होगा, कम शब्दों में अपन सब कुछ समझ लेंगे और ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, इस चैप्टर से डर रहे हैं कि सर इसमें क्या होगा, कैसे होगा। सिंपली आज मैं आपको इस चैप्टर के अंदर दो ही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी इंडस्ट्री हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे वो जूट इंडस्ट्री हो, या वो आपकी शुगर केन इंडस्ट्री हो। 3 इंडस्ट्री हम डिस्कस करेंगे आज और इन तीनों इंडस्ट्री का सिंपल सा चीज़ हम पढ़ेंगे। 2 चीज़ें, एक लोकेशन, रीजन क्या है वहां लोकेशन के, दूसरा चैलेंजेस। 2 चीज़ें बस, रीजंस फॉर द लोकेशन एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्री, बस। ठीक है, इसके अलावा जो मिसलेनियस पॉइंट्स आएंगे वो तो मैं आपको डिस्कस कर ही दूंगा। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, अगर मैंने कल एक क्लास 9th का लेक्चर बनाया था और सोशलिज्म इन यूरोप पार्ट 2 वीडियो था वो, उसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों को डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा, उसको मैंने वहाँ पर 6 से 7 मिनट या 7 से 8 मिनट मैंने उस पर स्टार्टिंग के उसी पे बोला है। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हिंदी इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया और मैंने वहाँ पर चीज़ों को कोड भी किया है। आई हैव शोड दी एनसीईआरटी, कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई है मैंने सब बताया है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है अभी तक तो काइंडली आप लोग उस लेक्चर को जाइए, यूट्यूब पर डालिए सोशलिज्म इन यूरोप, मेरा लेक्चर जो आपको फिजिक्स वाला फाउंडेशन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर आप जाके देखिए सोशलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। ठीक है, हो सकता है आपको इस पर्टिकुलर जो मैं वीडियो आपको कह रहा हूं उसका डिस्क्रिप्शन, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां आप उसको देखिएगा। ऑल्दो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी बता दिया है कि आप वहां जाके इसको देखिए, तो बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया है और उनके डाउट्स बहुत हद तक क्लियर भी हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। और इसको मैंने जैसे बताया कि हम लोग बहुत ही आसान सी भाषा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं इंडस्ट्रीज के। उसमें मैंने आपको कई क्लासिफिकेशन दिए थे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, मिनरल बेस्ड होती हैं, ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप बताया था। पब्लिक होती है, पब्लिक इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है, कोऑपरेटिव्स होते हैं, जॉइंट इंडस्ट्री होती हैं, ये सब इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ ये अप्रिशिएट करिए कि एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी हो गया। और अगर हम खेती बाड़ी की बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल कपड़ा भी तो एक तरह से उसकी खेती तो होती है। जैसे कॉटन हो गया, कॉटन की खेती तो होगी, ठीक है, तो वो भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। तो हम लोग बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ेंगे और मैं उसमें आपके साथ आज 3 जो इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्रीज हैं हमारे एनसीईआरटी में दी हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। दैट इज नंबर 1, वी विल टॉक अबाउट दी कॉटन इंडस्ट्री, वी विल टॉक अबाउट द जूट इंडस्ट्री एंड वी विल टॉक अबाउट दी शुगर केन इंडस्ट्री। इन 3 इंडस्ट्रीज को मैं आज ही इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं। अगले लेक्चर में हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को पूरा कवर करेंगे और चैप्टर वहां खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स में हम कर रहे हैं ताकि आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएं। आज का लेक्चर एकदम पॉइंट में होगा, मजेदार फ्लो चार्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात अगर मैं करूं आपसे तो ये आपको पता है, मैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो उसमें आपको पता है कि यहां कौन कौन सी इंडस्ट्री आती हैं। वेरी सिंपल हो गया आपके लिए, ये तो आप जानते ही हैं, इसका मतलब समझ चुके हैं आप। तो जैसे इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि हो गया इसमें कॉटन, एग्रो बेस्ड है कि नहीं। जैसे कि इसमें हो गया जूट, एग्रो बेस्ड है कि नहीं। जैसे कि इसमें हो गया शुगर केन, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एग्रो बेस्ड ही तो है ना, एग्रीकल्चर से बेस्ड है, तो ये उसको हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे सिल्क भी होता है, इसके अलावा आप देखेंगे तो वोलन टेक्सटाइल्स भी होते हैं, लिख लीजिए आप इसको भी। एक हो गया देखिए सिल्क, सिल्क भी होता है, इसकी भी खेती बाड़ी होती है सिल्क। और फिर देखिए यहां पर क्या होता है, एक होता है वोलन टेक्सटाइल्स। तो ये सब हमारी क्या है, ये हमारी सारी
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, यानी एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यानी हम देख रहे हैं कॉटन है, अब कॉटन की मदद से ही क्या बनता है, कपड़े बनते हैं, कॉटन का कपड़ा पहनते हैं आप, तो क्या बन रहा है उससे, टेक्सटाइल बन रहा है। टेक्सटाइल मतलब कोई भी कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, फैब्रिक हो गया, तो कॉटन भी देखिए एक तरह से क्या हो गया, टेक्सटाइल बेस्ड हो गया। आप सिल्क का कपड़ा भी पहनते हैं, राइट, बहुत हद तक आप जो है जूट की चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब किस में आता है, ये सब चीज़ें जो है कॉटन हो गया, ठीक है, ये सब आपका हो गया, सिल्क हो गया, दीज आर ऑल्सो कमिंग अंडर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में जो है बहुत ही, मतलब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सेल्फ सफिशिएंट है। अब सेल्फ सफिशिएंट कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, मैंने क्या बोला, ये एक सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री है। बच्चों आज का सेशन जो है फिर से एक बहुत ही ओपन एंडेड सेशन होगा, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, साथ में मैं आपको बियॉन्ड दी एनसीईआरटी सोचने पर मजबूर कर दूंगा। या वो भी सोचिए, रियल प्रॉब्लम सोचिए कंट्री के अंदर क्या चल रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कंप्लीट इन वैल्यू चेन। अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, बताता हूं अभी आपको। कंप्लीट इन वैल्यू चेन। अब इसका मतलब यहां पर यह होता है कि भाई कोई चीज अगर आपको बनानी है तो यू नीड रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कहां से आएगा, खेतों से आएगा, रॉ मटेरियल मिल गया। उसके बाद यू नीड पीपल, लोग चाहिए जो उसको वहां से निकाल के लाएं। यू नीड ट्रांसपोर्ट, यू नीड पीपल जो उसको बना सकें, उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर सकें। फिर उसके बाद यू नीड पीपल जो उसको स्किल अपना लगा के उसको कंप्लीट कर सके फिनिश प्रोडक्ट्स में। सब चीजें चाहिए होती है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको ये सब मिलेगा। ये एक तरीके से कंप्लीट है इन दी वैल्यू चेन। मतलब यहां इसका मतलब क्या हुआ कि यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दी रॉ मटेरियल। इस इंडस्ट्री में आपको सब मिलेगा, रॉ मटेरियल से लेकर आपको फाइनल प्रोडक्ट तक। ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको सब करके देगी। भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यही टेक्सटाइल्स ने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया, यू विल गेट रॉ मटेरियल यहां से ही, और फिर यही टेक्सटाइल कंप्लीट है कि आपको फुल्ली ये फाइनल गुड्स बना के देने वाली है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं, लेकिन वही अगेन बात है, हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना अच्छा चल रही है इंडिया में, ये देखने वाली बात है। क्या हम कंप्लीट इन वैल्यू चेन है इंडिया के अंदर, क्या हमारा टेक्सटाइल इतना अच्छा है? लेकिन आप देखोगे तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल के ब्रांड्स के नाम पे कुछ नहीं है। सारे ब्रांड्स आपको बाहर के दिखते हैं, एलन सॉली, राइट, लुई फिलिप, ऑल दीज ब्रांड्स आप देखोगे, वैन हुइसन, ठीक है, कितने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सब इंडिया में बैठे हैं। लेकिन आप इंडिया ब्रांड सुनते हो रेमंड के अलावा? नहीं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार इतना होने के बाद भी अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेल्फ सफिशिएंट है तो इंडिया में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो एक तो मैंने आपको चीज पहले लेक्चर में क्लियर करा था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं। मैंने क्या बताया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बीच का पिलर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये मैंने आपको बताया था कि बीच का पिलर है। कैसे बीच का पिलर है? कि ये लेता है यहां से रॉ मटेरियल लेता है, और रॉ मटेरियल लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसको फिनिश कर देता है, मतलब बनाता है फिनिश्ड गुड्स में। तो आई होप ये आपको चीजें याद हो रही हो। मैंने बताया था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, पिलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दो पिलर्स है, रॉ मटेरियल भी है, फिनिश प्रोडक्ट्स भी है। आपके यहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है, आपके यहाँ फिनिश प्रोडक्ट्स मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उसको बनाने का जो सिस्टम है वो मिसिंग हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल ज्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है। मान लो जो कुछ नहीं भी एक्सपोर्ट होता है, अगर वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में एंटर भी करता है तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इतने स्किल वाले लोग नहीं हैं कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का उसको बना पाए। दूसरी प्रॉब्लम, मतलब पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज का सेक्टर है ही नहीं, बहुत कम सेक्टर है। वी आर लैकिंग कंपैरेटिवली। अगर हम और कंट्रीज की बात करें तो बहुत ही पीछे हैं इस सेक्टर में। तो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है ज्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है। कुछ अगर मान लो एंटर कर भी जाता है अपने यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, तो वहां बनाने वाले लोग इतने हाई क्वालिटी का काम नहीं कर पाते हैं।
ये चीज यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ ये पिलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये काफी ज्यादा वीक है, हमको इसी के स्ट्रांग करने की बात करनी है। और इसीलिए गवर्नमेंट का जो आजकल प्रोग्राम चल रहा है, आई होप ये आप जानते होंगे, एंड दैट इज आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आई होप ये चीज आप जान रहे होंगे, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भरता भी बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा गवर्नमेंट अभी इस चीज को प्रमोट करने का गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि हम आत्मनिर्भर भारत को बनाएं, प्रमोट करें। क्लियर? तो आज इस लेक्चर में हम लोग जो इतनी बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में आई विल बी टॉकिंग विद यू, जैसे हम कोई भी इंडस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे हमने कोई भी इंडस्ट्री टेकअप करी, ठीक है, इंडस्ट्री अब वो कोई भी हो सकती है, 3 इंडस्ट्री की बातें करनी है हमको। इन इंडस्ट्री को मैं आपको 2 पार्ट्स में यहां पर पढ़ाऊंगा। पहला, आई विल डील विद दी लोकेशन, लोकेशन क्या होगी उसकी, और उसके लोकेशन के रीजंस क्या होंगे, क्या है रीजंस कि वो वहां पर क्यों लोकेटेड है। और दूसरी बात, उसी इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उस इंडस्ट्री में आती। इन 2 हेडिंग के अंदर आई विल बी डीलिंग विद यू 3 इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्री अपनी है, वी विल टॉक अबाउट कॉटन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर अबाउट जूट, और फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर थर्ड इंडस्ट्री, दैट इज शुगर के। तो ये 3 इंडस्ट्री के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली याद रखिएगा, हमारा लेक्चर सिंप्लीफाई इस सेंस में हो रहा है बच्चों कि हम लोग इन तीनों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 2 हेडिंग्स के अंदर। लोकेशन क्या है उसकी, कॉटन इंडस्ट्री कहां लोकेटेड है, जूट इंडस्ट्री कहां लोकेटेड है, शुगर केन इंडस्ट्री कहां लोकेटेड है। फिर हम देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री वहां लोकेटेड है तो उसके रीजन क्या है, जूट इंडस्ट्री वहां लोकेटेड है तो उसके रीजन क्या है, शुगर केन इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड है तो उसके रीजंस क्या है। और फिर उसके बाद हम इन तीनों ही इंडस्ट्रीज का चैलेंजेस को देखेंगे, एंड दिस विल कंप्लीट दी थिंग, कंप्लीट दैट पोर्शन। ठीक है, सिंपल होने वाला है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं। आप बस दिमाग खोल के बैठिए, समझिए, रटना नहीं है। फिर से ऐसे आपको लगेगा यार बात तो मैं सही कह रहा हूं, यार बात तो मैं, ऐसे आपको लगता रहेगा। ठीक है, अब जरा सुनिए, बात करते हैं। देखिए जरा, अब अगर मैं आपको बात करूं अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, तो आप कॉटन टेक्सटाइल देखेंगे। कॉटन टेक्सटाइल, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताता हूं। कॉटन टेक्सटाइल, अब कॉटन टेक्सटाइल आफ्टर द 18th सेंचुरी क्या होता है कि उस वक्त तक ये कॉटन टेक्सटाइल उस वक्त तक कैसे ज्यादातर कैसे होती है, हैंड स्पिनिंग, हाथ से जो है स्पिन करने का ट्रेडिशन चलता है पहले। हैंड स्पिनिंग, दिस इज द ट्रेडिशन दैट वाज गोइंग ऑन। ठीक है, और आप देखेंगे अगर 18th सेंचुरी के बाद क्या होता है, आफ्टर 18th सेंचुरी, देखिए जरा, आफ्टर 18th सेंचुरी यानी इंडिया में अब अंग्रेज आ चुके हैं बच्चों। तो जब 18th सेंचुरी में अंग्रेज आ जाते हैं तो उनके आने से क्या होता है, उनके आने से आउटकम क्या निकल के आता है, पावर लूम्स आ जाती हैं। यानी अभी तक जो काम यहां पर हाथ से हो रहा था, अब वो काम यहां पर मशीन से होने लग गया, पावर लूम। अब आप जरा बताइए क्या चीज इसमें समझ में नहीं आएगी अगर मैं आपसे इतनी बात बोलूं कि बच्चों बताओ, आपसे पूछूंगा कि अगर बताइए हाथ से कोई बनी हुई चीज हम जल्दी बना पाएंगे या मशीन से, तो आप कहोगे सर मशीन से बना पाएंगे। अब आप बताओ कि हाथ से बनी हुई चीज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा सफाई आएगी, या फिर हम मशीन से बनी हुई सामानों की ज्यादा सफाई आ पाएगी, बहुत अच्छा फैब्रिक निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर मशीन से। तो हुआ यही बच्चों कि 18th सेंचुरी के बाद जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आ गए थे तो उन्होंने यहां पर पावर लूम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी अभी तक जो कॉटन हाथ से बनाया जाता था, जो गांधी जी बात कर रहे थे कि चक्का चक्का चरखा चले, वो वाली बात, तो वो जो है ना स्पिनिंग, उस स्पिनिंग को ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस कर दिया विद पावर लूम्स। और जब ऐसा हुआ तो इसका आउटकम क्या निकला, जब ऐसा पावर लूम्स आए तो उसका आउटकम क्या देखने को मिला, आउटकम देखने को उसका ये मिला बच्चों कि जो हमारे लोकल जो हमारे स्पिनर्स थे,
लोग स्पिनर मतलब जो कॉटन को स्पिन कर रहे हैं, हरभजन सिंह नहीं, स्पिनर्स। तो हमारे जो लोकल स्पिनर्स थे यहां पर, इनके साथ क्या हुआ, दे सफर्ड अ सेटबैक, दे सफर्ड अ सेटबैक। अब सेटबैक होने का मतलब यहां क्या हो गया, सेटबैक हो गया उनको, मतलब अभी तक वो लोग अपना कामकाज चला पा रहे थे, उन्हीं की बनाए हुए कॉटन के फैब्रिक्स मार्केट में बिकते थे, लेकिन चूंकि अब पावर हैंडलूम आ गया था और उसकी क्वालिटी ज़्यादा थी, अच्छी थी, और इनफैक्ट वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा था। हाथ से बनाओगे भैया तो हो सकता हो एक दिन के अंदर आप बहुत से बहुत बनाओगे तो 10 शर्ट बनाओगे एक दिन में, लेकिन अगर यही काम पावरलूम करेगा तो ये एक दिन में 1000 शर्ट्स बनाएगा। तो ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव देखिए जरा, इंडिया में मिलते थे क्या, इंडिया में क्या मिलता था, इंडिया में मिलता था यहां पर रॉ मटेरियल, इंडिया से अच्छा रॉ मटेरियल कहीं नहीं था, इंडिया में मिलता था रॉ मटेरियल, और ब्रिटिशर्स को चाहिए था फाइनल प्रोडक्ट। ब्रिटिशर्स तो उन्होंने यहां क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इंडिया का रॉ मटेरियल लो, अपनी इंडस्ट्री लगाओ इंडिया के अंदर, वहीं पर बनाओ प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाओ, यही फिनिश प्रोडक्ट्स यहां इंडिया में बनने लगे, और यही फिनिश प्रोडक्ट्स जो थे ये क्या होने लगे, ये होने लगे एक्सपोर्ट, इंडिया से निकल के पहुंचने लगे कहां पर, ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश। ये प्रोसेस जो है चल रहा था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे। आई होप ये चीज आपको यहां समझ में आ गई। तो आउटकम्स में यही हुआ कि दे बेसिकली, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दे सफर्ड अ सेटबैक, यानी हमारे जो हमारे लोकल स्पिनर्स थे, जो हमारे लोकल प्लेयर्स थे, जो इंडिया में हाथ से काम करते थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनका बिजनेस अब ठप हो गया था, उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक नहीं रहे थे क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और दूसरी बात उनका काम बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था। उसके बदले में पावर हैंडलूम्स ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था। तो अगर आप, ये तो एक ये हो गया थोड़ा सा हिस्ट्री, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको जरूर लिखना चाहूंगा कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पर आई, प्लीज लिख लीजिए इसको, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां पर आई, लिख लीजिए, मुंबई में सेटअप हुई थी इन द ईयर 1859। प्लीज इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर हो गया, आगे बढ़े तो होप ये हिस्ट्री क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि अगर हम बात करें पहले की, अर्लियर क्या होता था, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी वो कंसंट्रेटेड थी एक छोटे से एरिया में। ठीक है, और कहां पर, जहां कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा था। जरा समझिए पहले क्या हो रहा था, अर्लियर, ये ब्लू कलर दिख रहा है ना आप लोगों को, दिखना तो चाहिए यार, हाँ, अर्लियर पहले क्या होता था, पहले हो ये रहा था कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CTI, ठीक है, एक बार यहां लिख देता हूं चलिए आप लोगों के लिए, कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये पहले कहां लगी थी, ये कंसंट्रेटेड थी किस जगह पे, किस जगह कॉन्सेंट्रेटेड थी, कॉन्सेंट्रेटेड इन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज। ठीक है, और कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज की बात करें आपसे हम, या कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट की बात करें आपसे, तो वो कौन से थे, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से थे, 2 एरियाज थे बच्चों, एक था महाराष्ट्र, ये तो आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा भी था सॉइल्स में, जहां हमने देखा था ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल कहां मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, और ब्लैक सॉइल ही हमारे कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा होता है। ब्लैक सॉइल को ही हम लोग रेगर सॉइल बोलते हैं। तो हम कॉटन की बात कर रहे हैं, तो जो पहले यहां पर कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज थी वो कहां लगी थी, वो लगी थी महाराष्ट्र में, और दूसरा वो लगी थी गुजरात में। ठीक है, इतना बात समझ में आया।
तो देखिए ये सिंपल सी बात है कि पहले मैंने क्या बताया आपको कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पहले कहाँ थी, कॉटन के प्रोड्यूसिंग एरिया में, यानी जहां पर कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर वो इंडस्ट्री लोकेटेड थी। और वो एरिया कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। अब हम देखेंगे, आई विल टेल यू कि क्या क्या रीजन है। जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं कि हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या लोकेशन का रीजंस क्या है, क्यों वहां पर, क्यों महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन इंडस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्या उस इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहां पर इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं लोकेशन की क्या क्या रीजंस है। चलिए देखिए जरा रीजंस, लोकेशन, ठीक है। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके लोकेशन, लोकेशन के रीजंस क्या क्या हैं, राइट। फिर मैं आपको यहां डिस्कस कर दूंगा इसके चैलेंजेस, ताकि आपको दोनों चीजें एक ही स्लाइड में मिल जाएं, चैलेंजेस, राइट। चलिए इसके लोकेशन के रीजंस देखिए, सिंपल पॉइंट्स ऐसे याद हो जाएगा। पहला रीजन है कि ये इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात के पास या वहां पर इसलिए लोकेटेड हुई बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। भाई रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन कहां प्रोड्यूस हो रही है, महाराष्ट्र में। क्यों, क्योंकि वहां ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है, रेगर सॉइल मिलता है, तो रॉ मटेरियल कहां मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। भाई जहां खेती हो रही है वहीं खेत से जो भाई रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल मतलब जो चीज खेत से निकल के आ रही है बस वो रॉ होती है एकदम, वो रॉ मटेरियल हो गया। तो चूंकि कॉटन का जो प्रोडक्शन है या फिर जो खेती बाड़ी है वो महाराष्ट्र और गुजरात में हो रही है, इस वजह से कॉटन इंडस्ट्री वहां लगने का सबसे पहला रीजन था कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप इमेजिन करिए, आपने इंडस्ट्री लगा दिया आके यूपी में, रॉ मटेरियल मिलना है महाराष्ट्र में, तो क्या फायदा भैया, रॉ मटेरियल यहां से आएगा वहां से पूरा ले जाओगे एक तो उठा के पूरा यूपी तक, तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देने पड़ेंगे आपको। जब आप ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दोगे, मतलब यहाँ मान लीजिए महाराष्ट्र से कोई चीज निकली, रॉ मटेरियल निकला, ठीक है। अब जब वहां से रॉ मटेरियल निकलेगा तो भाड़ा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर पैसे लगे, उसने कहा ठीक है हम भाड़ा लेंगे यहाँ पर 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज। अब जब ये 20,000 रुपये भाड़ा लगा के बेच रहा है वहां पर उस आदमी को, तो वो आदमी की कॉस्ट भी तो 20,000 ज्यादा हो गई, तो वो आदमी क्या करेगा, उसको 25,000 में बेचेगा, ठीक है। तो अपने आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, है कि नहीं। और फिर वो कस्टमर्स को बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि हर आदमी का इनपुट कॉस्ट जुड़ा हुआ है, हर आदमी ने पैसा लगा रहा है उसमें, कोई ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में लगा रहा है तो कोई किसी फॉर्म में लगा रहा है। इस वजह से सबसे इजी है कि जहां रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पर आके आप लगा दो। तो इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में वहीं पर बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल क्या था, अवेलेबल था, इस वजह से यहां पर ये इंडस्ट्री सेटअप होती है, रॉ मटेरियल अवेलेबल। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, रटना नहीं है। अब आप जरा सोचिए, अगर उस जगह पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, तो कॉटन का वहां पर मार्केट भी बहुत है। अब आप देखिए, कॉटन इज समथिंग जिसके कपड़े बनते हैं, टेक्सटाइल बनता है, तो कॉटन का यूज तो बहुत ज्यादा होना है, राइट। थ्रू आउट द ईयर आपको कॉटन की बिक्री देखने को मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर। एक तो रीजन ये है कि वहां का क्लाइमेट ऐसा है, वुलन कपड़े वहां कोई पहनता नहीं है, कॉटन के कपड़े बहुत बिकते हैं, तो वहां पर लोगों को इनको मार्केट भी वहां पर मिला। दूसरा रीजन था यहां पर इस इंडस्ट्री के सेटअप होने का, मार्केट, यानी उनके प्रोड्यूस को खरीदने वाले लोग भी थे। पॉइंट इज क्लियर। नंबर 2, नंबर 3 सोचिए, इसका तीसरा रीजन था ट्रांसपोर्टेशन। महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब इमेजिन करिए, सोचिए, समझने वाली बात फिर से है क्या, कि अगर वहां कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है तो अब डेफिनेट सी बात है वहां इंडस्ट्री लग गई, इंडस्ट्री में क्या हुआ, कॉटन से सामान बना, कॉटन बना, ठीक है, धागे बने, जो भी है वो बना, और उसके बाद अब वो दूसरे देशों तक जाएगा भी। तो अगर कॉटन वहां पर ट्रांसपोर्ट ना हो तो ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाने का क्या मतलब है, जहां आपने कुछ सामान बनाया और वो सामान वहीं का वहीं रखा रह गया। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आप कैसे ले जाओगे दूसरे जगहों पे। इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मस्ट महाराष्ट्र में। और आपको पता है 1853 में हमारी पहली ट्रेन चलती है इंडिया में, मुंबई टू थाने। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमेशा से महाराष्ट्र में स्टार्टिंग से आ गई थी। और वहीं देखिए, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कब बनी, इमेजिन, देखिए कनेक्ट करने वाली बात है बच्चों, कनेक्ट करना है आपको। मैंने क्या बताया, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां आई है, 1859 में बनती है।
कॉटन की, और 1853 में ट्रेन चल जाती है। तो बिकॉज ट्रेन का वहां इंट्रोडक्शन हो चुका होता है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान जा भी सकता था जल्दी और फास्टर मेथड से। तो इसलिए वहां पर देखिए इस तरह की इंडस्ट्री आना शुरू होती है। मैंने आपको, जब भी मैं आपको पढ़ाने आता हूं तो मैं आपको डेफिनेट एक दो चीज ऐसी बोलता हूं जो आपको फंडे समझने चाहिए। फंडे हैं वो, थ्योरम लिख लीजिए कि ट्रांसपोर्ट कहीं भी अगर बहुत अच्छा होगा तो वहां पर इंडस्ट्री होगी, वहां पर पूरी दुनिया, वहां पर सारी सिटी बसी होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होगा उस जगह का। तो देखिए 1853 में क्या हुआ, 1853 में इंडिया में पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। और जैसे ही ट्रेन चलती है क्या हुआ, जैसे ही ट्रेन चली, ट्रेन के चलने से क्या हुआ, अब समझ में आया यार जो चीज हम बना रहे हैं, हम कॉटन यहां बनाएंगे तो उसको हम भेज भी सकते हैं दूसरे एरिया में। दूसरे एरिया में भेजने से क्या होगा, वो आदमी भी खरीदेगा हमारी कॉटन को, बिजनेस बढ़ेगा हमारा। तो ये एक पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट यहां पर रोल प्ले करता है किसी के लिए भी। तो यहां पर चूंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी थी, इसलिए यहां पर जो इंडस्ट्री है हमारी कॉटन की, वो यहां पर सेटअप हो जाती है नियर द एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज पॉइंट नंबर डी। मुंबई में आप देखेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात में पोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, ये आप भी मानेंगे। अब जरा सोचिए, पोर्ट फैसिलिटी अच्छे होने से क्या हुआ कि चूंकि वहां पोर्ट फैसिलिटी भी है, तो हम अपने गुड्स को, मतलब हम अपने कॉटन के प्रोडक्शन का जो सामान बनाया है हमने, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वहीं के वहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए इंडस्ट्री कहीं बीच में सेटअप है, उसको फिर हम समुंदर तक लाएंगे सामान इंपोर्ट करके, उसके बाद यहां से एक्सपोर्ट करेंगे। कॉटन के लिए ठीक है, कॉटन का सॉइल वहीं मिलता है, सब कुछ वहीं था, तो हमने वहां पर इंडस्ट्री लगा दी। तो पोर्ट की फैसिलिटी एक तरीके से हमारे बिजनेस को, कॉटन के बिजनेस को आगे बढ़ाती है, प्रमोट करती है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए आप पॉइंट नंबर ई, एंड दैट इज लेबर आपको बहुत मिलेगी महाराष्ट्र में। लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। लेबर की अवेलेबिलिटी मतलब जो काम करने को तैयार है इन दी एरियाज ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर कॉटन, तो लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है। लेबर इजी अवेलेबल है तो काम करने वाले लोग बहुत हैं। पूरा यूपी बिहार पड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, है ना। तो एक रीजन ये हो गया कि क्यों कॉटन इंडस्ट्री यहां लगाई गई। उसके अलावा एक रीजन और देखिए, और वो रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज क्लाइमेट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इस चीज को, क्या कि कॉटन जो है वो महाराष्ट्र में होती है। और महाराष्ट्र में क्यों होती है, क्योंकि वहां ब्लैक सॉइल मिलता है, और ब्लैक सॉइल के साथ साथ जो क्लाइमेट होती है वहां का क्लाइमेट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा फेवरेबल है किसी भी एग्रीकल्चर के लिए। क्लाइमेट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट फेवरेबल। वहीं आपको सॉइल मिल रहा है ना, वहीं आपको कॉटन का प्रोडक्शन करते हो ना। तो ये रीजंस हैं, 6 रीजंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हैं कि क्यों कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में सेटअप होती है, ठीक है। लेकिन ये कॉटन इंडस्ट्री जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉटन इंडस्ट्री आपने देखी, ये बेसिकली अकेले नहीं होती है। कॉटन इंडस्ट्री इज वेरी मच लिंक्ड विद एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंटायर, ये सब चीजें जो हैं ये लिंक होती हैं किससे, ये एग्रीकल्चर से लिंक्ड है कॉटन इंडस्ट्री। कैसे एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, क्योंकि भैया जब कॉटन होता है, कॉटन का यहां पर प्रोडक्शन हुआ, तो कॉटन का प्रोडक्शन कौन करेगा, कॉटन का किसान करेगा। तो फार्मर को यहां पर कामकाज करने को मिलता है। उसके अलावा आप देखोगे कॉटन बॉल प्लकर्स, जब कॉटन का खेती बाड़ी होती है तो कॉटन के बॉल निकल के आते हैं, बॉल्स होती हैं जिसमें कॉटन होता है, ठीक है। तो उन बॉल्स को प्लग करने का काम भी कौन करता है, इंसान करेगा। उसके लिए वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो देखिए कॉटन इंडस्ट्री है लेकिन फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड में, जो हमारे स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे डिजाइनिंग, टेलरिंग, सुई करना यानी सिलाई करना, ये सारा काम रिलेट करता है। देखिए कॉटन है तो कॉटन में क्या होगा, स्पिन करेगा कोई आदमी, भाई कॉटन आ गया, अब कॉटन से स्पिन करना है। स्पिन मतलब क्या हो गया कि धागे निकालने हैं। अब आपको पहले स्पिनिंग होती है, ये आई होप ये चीज आपको पता होगी कि स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग मतलब क्या होता है कि आप यहां पर पहले थ्रेड्स बनाएंगे। थ्रेड्स मतलब पहले स्पिनिंग आती है, फिर वीविंग होती है, और वीविंग में क्या होता है कि आप थ्रेड से क्लॉथ बनाएंगे। यानी पहले स्पिनिंग होगी जिसमें लोग थ्रेड्स निकालते हैं। अब कॉटन के अंदर 3 प्रकार के थ्रेड होते हैं।
जब कॉटन आप प्रोड्यूस करते हैं तो 3 प्रकार के थ्रेड होते हैं। एक होता है, देखिए मैं बता दे रहा हूं, शॉर्ट में, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, शॉर्ट स्टेपल थ्रेड कॉटन, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। फिर होता है मीडियम स्टेपल कॉटन, मीडियम साइज के धागे आते हैं, मीडियम स्टेपल कॉटन। फिर होता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन। तो बेसिकली ये 3 तरह के धागे आते हैं। ये स्टेपल मतलब, यहां कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉटन के धागा एक देखेंगे तो आपको कई कैटेगरी मिलेगा। यानी एक आपको मिलेगा शॉर्ट स्टेपल कॉटन, यानी एक धागा जो कॉटन का होगा वो छोटा सा होगा। एक मीडियम स्टेपल होता है कि हाँ चलो मीडियम स्टेपल कॉटन है। एक बहुत ही लॉन्ग और बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है, दैट इज लॉन्ग स्टेपल कॉटन। अपने इंडिया के अंदर 44% हमको मीडियम स्टेपल कॉटन देखने को मिलता है, 44%, ठीक है। 6% हमको यहां पर शॉर्ट मिलेगा, 6%, और लॉन्ग स्टेपल कॉटन यहां 50% देखने को मिलता है। तो इंडिया में देखिए कितना अच्छा प्रोपोर्शन है, हमारे पास बहुत बढ़िया क्वालिटी का कॉटन इंडिया में देखने को मिलता है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन मतलब जो हमारे कॉटन के थ्रेड्स हैं वो लंबे लंबे मिलते हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग, ठीक बात है। मीडियम स्टेपल कॉटन वो भी 44% है, यानी 94% कॉटन तो बहुत अच्छा है। इसी वजह से देखिए क्या बता रहा हूं आपको मैं कि हमारे यहां कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हम उसका इस्तेमाल, यानी हम उस कॉटन को बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर पाते। घर मतलब इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम यही है कि उसको उठा के एक्सपोर्ट कर देते हैं। इतने अच्छा क्वालिटी का कॉटन एक्सपोर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे देश में वो लोग नहीं है स्किल वाले जो उससे बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी का कपड़ा बना पाए। हमारे यहाँ देश में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उससे बहुत ही फाइन क्वालिटी का कपड़ा बना पाए। इस वजह से यहां पर क्या होता है, स्पिनर्स जो होते हैं वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो स्पिनिंग क्या हो गया? स्पिनिंग मतलब थ्रेड्स बनाना, और वीविंग हो गया कि उन थ्रेड्स से क्लॉथ को बनाना। तो देखिए एग्रीकल्चर, ये जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री? दिस कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री अटैच्ड है कि नहीं एग्रीकल्चर से? क्योंकि एग्रीकल्चर में ही देयर आर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन स्पिनिंग, है कि नहीं? लोग स्पिनिंग में इन्वॉल्व हैं। देयर आर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन वीविंग, ठीक बात है। देयर आर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन डाइंग, डाई करते हैं, कपड़ों में डाई करा जाता है ना, दुपट्टे में डाई होती है कि पिंक कलर का करा दो, ब्लैक कलर करा दो, किसी भी कपड़े में डाई होती है, ठीक है। इवन आप बाद में कपड़ा का कलर चेंज भी करा सकते हैं डाई करके, डाइंग होती है। इसके अलावा क्या होता है? टेलरिंग होती है। अब ये टेलरिंग भाई जो कर रहा है एक तरीके से ये अटैच्ड है कि नहीं कॉटन से? अगर कॉटन ही ना हो तो टेलर क्या करेगा, क्या सिएगा? कुछ नहीं, ठीक है। टेलरिंग हो गया, सुइंग हो गया, सुई करना है। तो ये सारे काम जो आप देखिए, ये सारे काम आप देख रहे हैं, ये सब रिलेटेड हैं कॉटन से, है कि नहीं? इतना ही नहीं, कॉटन इंडस्ट्री से केमिकल इंडस्ट्री भी रिलेटेड है। भाई कॉटन इंडस्ट्री नहीं होगी तो केमिकल्स जो आप बना रहे हो ना कपड़े को कलर करने के लिए, क्या कलर करोगे? अगर कॉटन ही नहीं होगा तो कलर क्या करोगे? नहीं कर पाओगे कलर, तो केमिकल इंडस्ट्री बेकार हो जाएगी। भाई केमिकल इंडस्ट्री जो है, जो बेसिकली डाई प्रोड्यूस करती है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी? फिर क्या करेगी प्रोड्यूस करके? डाई, अगर कपड़ा ही नहीं होगा। तो देखिए केमिकल इंडस्ट्री भी यहां पर रिलेट कर रही है, किससे? रिलेटिंग टू कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा डाइंग इंडस्ट्री भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉटन इंडस्ट्री है इट इज रिलेटेड टू मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बताऊं आपको, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बिफोर गोइंग ऑन टू द चैलेंजेस। चलिए या तो पहले चैलेंजेस ही कर लेते हैं, चैलेंजेस से पहले लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। चलिए पहले वही कर लेते हैं। तो यहीं पर आपको बता देता हूं मैं। देखिए अब हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों कि स्पिनिंग होती है, हमारे यहाँ वीविंग होती है। स्पिनिंग आपको मिलेगी इन दी एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब एरिया में आपको स्पिनिंग मिलेगा। स्पिनिंग मतलब कि हमारे यहाँ जो कॉटन का प्रोडक्शन हुआ है अब उससे धागों को निकालना, धागे बनाना। तो स्पिनिंग में वो लोग होते हैं जो धागे बनाते हैं, ठीक बात है। ये हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास है, एकदम हम बहुत ही उच्च लेवल पे बैठे हुए हैं जब स्पिनिंग की बात आती है। लेकिन अगर जब वीविंग की बात आती है कि उस धागे से अगर हमें कपड़ा बनाना है तो हम उसमें बहुत ही पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। समझिएगा जरा प्रॉब्लम, देखिए ये चैलेंजेस में आ रहा है। स्पिनिंग देखिए चैलेंज क्या है, स्पिनिंग हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन का प्रोडक्शन ही इतना धांसू होता है। क्या किया जाए भैया, इतना धांसू प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम वीविंग की बात करेंगे तो वीविंग हमारे यहां इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, वीविंग यहां पर पुअर क्वालिटी होती है। अब वीविंग में क्या क्या आता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वीविंग में जैसे क्या हो गया, जब हम वीविंग करते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं,
ठीक है ना। उस पर हम क्या करते हैं, हम उस पर जारी का काम करते हैं, जारी वर्क होता है। आप देखिएगा जारी, उसमें भी कढ़ाई का काम होता है, जारी टाइप का। भोपाल भोपाल के एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ये काम, जारी वर्क। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए और भी काम होते हैं, एम्ब्रॉयडरी हो गया, जारी का काम हो गया। ठीक है, चिकन का काम हो गया, चिकन का काम होता है, लखनवी चिकन काम जो होता है बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर कि स्पिनिंग तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। अब हुआ ये कि स्पिनिंग अच्छी हो गई, ठीक बात है, लेकिन ये स्पिनर जब धागा बनाते हैं तो ये इनको नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनको पता है यार ये वीवर्स जो हैं इनके पास इतना स्किल नहीं है कि ये हमारे बनाए हुए थ्रेड्स का बहुत अच्छा कपड़ा बना पाएं। तो ये क्या करते हैं, दीज पीपल जो स्पिनर्स, ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को दे देते हैं। तो क्या हुआ इससे, यार हमारे वाले क्या करेंगे फिर, समझ रहे हो? इनका तो बिजनेस चला गया, ये बेचारे कैसे कमाएंगे पैसा, इनका तो काम ही यही था कि इसको करना, लेकिन इन लोगों ने तो बाहर ही बेच दिया। अब समझिए इसका प्रॉब्लम। ये लोग भी क्या करें, इनको पता है यार हमने इतनी मेहनत करी है, धागा निकाल रहे हैं, उसका अगर अच्छा दाम नहीं मिलेगा हमको, तो ये लोग अच्छा दाम देते ही नहीं थे उसको, वीवर्स अच्छा दाम नहीं देंगे भाई। लेकिन बाहरी कंपनीज अच्छा दाम देती हैं क्योंकि उनको पता है इंडिया कॉटन बहुत अच्छा है, ले चलो खरीद के, पैसे मिल जाते हैं इन लोगों को, स्पिनर्स को। तो ये बेसिकली एक मिसमैच है, आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज अ मिसमैच, है कि नहीं मिसमैच? यार अगर यही लोग बेच देंगे तो इनको क्या मिलेगा, भले ही कैसा भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग नहीं बेचेंगे तो इनको उतने पैसे नहीं मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है, इतने पैसे नहीं मिलते हैं। चैलेंज समझ में आ रहा है? ये है चैलेंज। चैलेंज क्या है कि लेस लो पुअर क्वालिटी ऑफ वीवर्स इन द कंट्री, एंड सेकंड चैलेंज है कि स्पिनर्स जो हैं वो सेल कर देते हैं प्रोडक्ट्स को, कॉटन को, टू द आउटसाइड कंट्री। ये इसका बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंडिया जो है वैसे भी आप देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम जापान को देते हैं, हम यूएस को देते हैं, हम यूके को देते हैं, हम फ्रांस को देते हैं, ब्रिटेन को देते हैं, सब जगह हमारे एक्सपोर्ट होते हैं कॉटन। रॉ मटेरियल खाली एक्सपोर्ट हो रहा है। आप तो ये देखिए सर, हम सबसे अच्छा कॉटन बनाते हैं और हमारा कॉटन एक्सपोर्ट हो जाता है, हमारे देश वाले उसको ही बना पाते हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे कंट्री की। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंजेस ऐसे हैं कि आपको हमारे यहाँ क्या क्या नहीं है। अब देखिए ज़रा चैलेंजेस और देखिए, मैं और चैलेंजेस की बात आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल एक चैलेंज और लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई वो बहुत ज़्यादा महंगी है, इम्प्रूव करनी पड़ेगी हमको। तो इम्प्रूव पावर सप्लाई। एक काम करते हैं, इस चैलेंजेस को थोड़ा अलग से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, चैलेंजेस को भी बुलेट पॉइंट में लिख लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। चलिए लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। पहला पॉइंट, मिसमैच। मैंने आपको समझा दिया है क्या मिसमैच है। मिसमैच बिटवीन स्पिनर्स एंड वीवर्स। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, इंप्रूव पावर सप्लाई। भाई पावर सप्लाई की जरूरत है ना, वीवर्स कैसे काम करेंगे, बिजली से काम करेंगे ना। वीविंग कैसे करेंगे, कपड़ा कैसे बनाएंगे, मशीन से। जब मशीन से बनाएंगे, अगर लाइट नहीं रही आपके यहां तो कैसे काम चलेगा। तो एक बड़ा चैलेंज ये है कि दैट यू हैव टू इंप्रूव द पावर सप्लाई। ठीक है, दूसरी बात, जो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपग्रेड करिए, एक ये भी रिक्वायरमेंट है, एक ये भी चैलेंज है। इंप्रूव मशीन क्वालिटी। मशीन क्वालिटी को इंप्रूव करिए, यानी कहने का मतलब यह है कि फिनिश प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं होते हैं। फिनिश प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप देखोगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, देयर इज अ वेरी स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ कंपटीशन है, और स्टिफ कंपटीशन किससे है हमारा, वो है हमारा बाहर के देशों से। स्टिफ कंपटीशन विद आउटसाइड वर्ल्ड या आउटसाइड कंट्री, इनसे हमारा बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन भी होता है। ठीक है, तो एक तो रीजन ये हो गया। उसके अलावा आप देखोगे
कि कॉटन में आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लेबर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लेबर, तो हमें वहां पर लो कॉस्ट लेबर भी चाहिए होगी। चैलेंज ये भी है हमारा। ई रिक्वायरमेंट ऑफ लो कॉस्ट लेबर। क्यों? अब लो कॉस्ट सस्ती लेबर क्यों चाहिए हमको? क्योंकि ये जो कॉटन का प्रोडक्ट खेती बाड़ी होती है ये बहुत ज्यादा मैन इंटेंसिव ह्यूमन इंटेंसिव काम है। जैसे जाके आपको प्लग करना है कॉटन के बॉल्स को, ठीक है, कॉटन की बॉल्स होती हैं उसको आपको प्लग करना है जाके, और वो हाथ से ही हो सकता है, बहुत डेलिकेट काम होता है वरना वो बॉल्स खराब हो जाएंगी। तो इसलिए ह्यूमन इंटेंसिव ये एग्रीकल्चर है। ह्यूमन इंटेंसिव हुआ तो इसलिए हमको बहुत सारा आदमी चाहिए, बहुत सारे आदमी को तो हम बहुत हाई सैलरी दे नहीं सकते, इसलिए यहां पर लो कॉस्ट लेबर की रिक्वायरमेंट भी एक बड़ा चैलेंज निकल के आता है। आई होप आपको ये कॉटन का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आई होप ये पूरा कॉटन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहां पर जूट इंडस्ट्री की। जूट अगेन सेम थिंग, लोकेशन इसका क्या रीजंस है, एंड देन चैलेंजेस। दो चीजें पढ़नी है, लोकेशन एंड चैलेंजेस। ठीक है, चलिए तो जूट की बात करें अगर बच्चों हम आपसे, तो जूट जो है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी आंसर लिखिए तो याद रखिएगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम लोग जूट के, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लेकिन एनोमली देखिए आप, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लेकिन हम एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर पे हैं। यार ये क्या बात हुई? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जूट का हम लोग कर रहे हैं इंडिया में बैठ के, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है वो इंडिया नहीं कर रहा है, हम सेकंड नंबर पे हैं। हमसे ऊपर कोई है, इसका मतलब कौन है? बांग्लादेश। तो जरा समझिए इस चीज को, क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं, हम प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यार सोचने वाली बात है, ये बहुत अच्छा जगह था, अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी था कि हम अपनी पैसे कमा सकते थे। जब हम लार्जेस्ट सबसे ज्यादा जूट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि हम बाहर के देशों को बेचेंगे, जब बेचेंगे तो उससे क्या होगा, दूसरे कंट्री वाले हमको पैसे देंगे उसके बदले में, तो हमारा कंट्री का स्टेटस अच्छा होता चला जाएगा, हमारा देश इंप्रूव होगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद भी हम सबसे सेकंड नंबर पे है एक्सपोर्ट करने के। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए इंटरेस्टिंग रीजन है, और रीजन उसका बच्चों ये है कि आप देखोगे कि जब पार्टीशन होता है इंडिया का 1947 में, 1947 में पार्टीशन होता है तो दो देश बन के आते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान भी एक होता है वेस्ट पाकिस्तान जो आज एग्जैक्टली मौजूद है, और एक था ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। तो जब पार्टीशन हुआ तो उस समय हम देखा जाए तो जो मैक्सिमम जगह थी, मतलब जहां पर जूट मिल प्रोड्यूसिंग एरिया था वो हमारे पास आ गया, ठीक है, लेकिन जो जूट का प्रोसेसिंग वाला एरिया था वो बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जब पार्टीशन हुआ तो जूट का जो प्रोसेसिंग, जूट का प्रोडक्शन वाला एरिया था, यानी जहां जूट प्रोड्यूस होना था वो हमारे हिस्से में आया, ठीक बात है, लेकिन जो 3/4 एरिया था, 3/4, ठीक है, वो चला गया बांग्लादेश के हिस्से में। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कि जूट मिल्स, प्लीज इसको लिख लीजिए ऐसा क्यों हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब। तो यहां पर जो जूट की मिल्स थी वो इंडिया के पास आ गई, ठीक है, लेकिन यार जूट की मिल्स तो हमारे पास आ गई, लेकिन जो जूट का प्रोसेसिंग एरिया है, जहां जूट को प्रोसेस किया जाता है, वो चला गया बांग्लादेश के हाथों में, बांग्ला। इस वजह से हमारे यहां हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं, बिकॉज जूट मिल्स हमारे पास हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स जूट के नहीं हैं। अब इसकी लोकेशन देखें अगर बच्चों कि ये सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो जूट यू विल फाइंड मेनली इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, और वो भी आप देखोगे अराउंड
अराउंड हुगली रिवर, हुगली रिवर, ये चीज यहां पर देखने को मिलेगी। तो जूट जो है बेसिकली यहां पर हुगली रिवर के अराउंड मिलेगा। तो बेसिकली सवाल ये उठता है कि वाई हुगली, ठीक है ना, है कि नहीं सवाल ये। तो बेसिकली लोकेशन पे आ गए हम लोग कि ये हुगली के अराउंड ही आपको देखने को क्यों मिलता है। तो लोकेशन चलिए शुरू करते हैं। सवाल हमारा ये है कि लोकेशन वाई हुगली, आप हुगली ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, एक ही तरह से होता है वाई हुगली। तो बेसिकली हमको देखना है कि क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या रीजंस हैं, क्यों हुगली के पास ही यहां पर चीजों को, इंडस्ट्री को, जूट इंडस्ट्री को यहां पर ही लोकेट क्यों किया। चलिए लोकेशन देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। बना लीजिए एज ऑलवेज। नंबर 1, पहला रीजन था जूट को वहां पर लोकेट करने का, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोसेसिंग एरिया। तो जो जूट प्रोसेसिंग एरिया है, जूट प्रोसेसिंग एरिया, क्या बताया मैंने जूट प्रोसेसिंग एरिया, कि भाई 3/4 जो एरिया था जूट प्रोसेसिंग का, ये दिख रहा है जूट प्रोसेसिंग, इसका जो 3/4 हिस्सा था, 3/4, वो कहां चला जाता है, बांग्लादेश में। लेकिन इंडिया में 1/4 बचा तो है। इसी वजह से सारी जूट इंडस्ट्री जो है आपको इस जगह देखने को मिलेंगी, यानी नियर रिवर हुगली, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कहां है, बांग्लादेश के एकदम बगल में। भाई पहले जो बांग्लादेश था उसको हम क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान। उसको हम पहले इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले हम क्या बोलते थे, ईस्ट बांग्लादेश, और हमारा क्या होता था, वेस्ट बांग्लादेश। लेकिन जब 47 में आज़ादी हुई तो वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान का हिस्सा हो गया वो, बाद में वो बांग्लादेश बन गया। एनीवे, तो पहला रीजन क्या है कि हुगली के अराउंड यहां पर क्यों ये इंडस्ट्री लोकेटेड है जूट की, क्योंकि जूट प्रोसेसिंग एरिया जो है वो यहीं पर लोकेटेड है। मैंने आपको यहां बता दिया कि जूट मिल तो हमारे हिस्से में आई थी सारी, लेकिन जूट प्रोसेसिंग एरिया जो है वो 3/4 एरिया चला गया था बांग्लादेश को, ठीक है। रिमेनिंग 1/4 हमारे पास बचा था, इसी वजह से वो इंडस्ट्री यहां लोकेटेड होती है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए आपको पता है क्योंकि हुगली रिवर के अराउंड है, तो हुगली रिवर से आसानी से चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, एंड दैट टू एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, आप देखेंगे इट इज कंपैरेटिवली वेरी 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 सस्ता विद रिलेटेड टू अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता होता है, ठीक है। तो एक रीजन ये हुआ क्यों हमने यहां पर इंडस्ट्री लगाई, क्योंकि हमारे पास यहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी थी और वो भी इनएक्सपेंसिव। पॉइंट इज क्लियर। नंबर 3 की बात करेंगे, जो और नेटवर्क्स हैं, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करें तो कैसा गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इन कॉन्टेक्स्ट टू रेलवेज, इन कॉन्टेक्स्ट टू रोड्स, इन कॉन्टेक्स्ट टू वाटरवेज, रेलवेज, रोड्स एंड वाटरवेज, हर तरीके का यहां पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी। इस वजह से भी जूट को यहां पर हमने इंडस्ट्री को सेटअप किया। जूट एक बार प्रोसेस हो जाएगा तो उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। देखिए सबसे पहले तो जरूरी होता है इंडस्ट्री के लिए कि रॉ मटेरियल कहां पर है। आपने ऑब्जर्व किया, कॉटन का भी मैंने क्या बताया, रॉ मटेरियल कहां मिल रहा है, महाराष्ट्र में, इसलिए उसके बाद सारी चीजें वहीं पहुंच गई। जूट का रॉ मटेरियल कहां मिल रहा है, हुगली रिवर के अराउंड, इसलिए सारी चीजें यहां पहुंच गई। समझ रहा हूं बात को, कनेक्टेड है। अगर इंडस्ट्री है तो वहां पर ट्रांसपोर्ट भी होगा। ट्रांसपोर्ट इनएक्सपेंसिव है, उसमें भी पानी वाला ट्रांसपोर्ट और इनएक्सपेंसिव है, तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास हुगली रिवर भी है वहां पर। क्यों ना हम हुगली रिवर का इस्तेमाल कर दें, क्यों हम पेट्रोल लगाएं महंगा वाला, 100 रुपए पहुंच रहा है, सोने के भाव बिक रहा है पेट्रोल, है ना, तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 3। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 इज अवेलेबिलिटी ऑफ, किसकी अवेलेबिलिटी आप देखने को मिलेगी, प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं क्या रीजन है। देखिए अवेलेबिलिटी, किस चीज की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, पानी की अवेलेबिलिटी यहां पर बहुत जरूरी है। क्यों पानी की जरूरत होती है, क्योंकि जब जूट को हम लोग प्रोसेस करते हैं बच्चों, तो जूट के प्रोसेसिंग में हम लोगों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जूट रिक्वायर्स वाटर, सॉइल, मॉइस्चर,
ठीक है, जब क्या, जब सीड का जर्मिनेशन होता है, यानी वाटर की अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि जब सीड का, जूट सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस समय आप देखोगे कि पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, और पानी की अवेलेबिलिटी आपको इस जगह पे हुगली रिवर के अराउंड बहुत आसानी से मिल सकती थी। इस वजह से एक रीजन ये भी बना कि जूट को यहां पर सेटअप क्यों कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा एक और रीजन है, दैट इज दैट इज चीप लेबर। लेबर जो है बहुत ज्यादा चीप थी और पोर्ट की फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। तो एक रीजन ये हो गया, क्या? चीप लेबर मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा चीप लेबर। और दूसरी चीज यहां पर एक रीजन और निकल के आता है, एंड दैट इज पोर्ट फैसिलिटी। जहां हर चीज मिल रही है यार, क्या दिक्कत है यहां लगाने में? किसको प्रॉब्लम होगी? आपको रॉ मटेरियल मिल गया, ठीक है, देखो जरा यार, रॉ मटेरियल मिल गया, ठीक बात है, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया। ट्रांसपोर्ट मिल गया सस्ता, बहुत बढ़िया। अदर मोड्स के ट्रांसपोर्ट ही बहुत बढ़िया है, क्या बात है। उसके अलावा पानी मिल गया सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे, क्या बात है। पोर्ट की फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया। लेबर एकदम सस्ती है, क्या दिक्कत है? इसलिए इंडस्ट्री यहां लगा दी गई, ठीक बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जूट की इंडस्ट्री में आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगी। जूट की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स कई होती हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यार एक तो बड़ा रीज़न यही है कि जूट की इंडस्ट्री का, कि सारी चीज़ें जो हैं हमारी इधर चली गई थी, टुवर्ड द साइड ऑफ बांग्लादेश। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जूट की इंडस्ट्री जो है उसको चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके चैलेंजेस नहीं है, एक बड़ा रीज़न तो यही आता है उसके चैलेंज का, एंड दैट इज स्टिफ कॉम्पिटिशन। स्टिफ कॉम्पिटिशन किससे? स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज से स्टिफ कंपटीशन मिलता है, क्योंकि नो डाउट हमारा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नो डाउट अबाउट दैट फैक्ट। लेकिन फिर भी चूंकि हमारा प्रोसेसिंग वाला एस्पेक्ट इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से हम देखते हैं कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं लेकिन हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। फिर भी हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, यानी हमारा बनाया हुआ जूट जो है वो बाहर जाता है, बट स्टिल फ्रॉम दी अदर कंट्रीज हमको बहुत स्टिफ कंपटीशन मिलता है। रीजन ये है कि उनका क्वालिटी जूट का जो हो सकता है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टिल हमारा जूट इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी गुड, काफी अच्छा है हमारे जूट इंडस्ट्री का हिसाब किताब, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, आई थिंक ये आपको कंप्लीट हो गया जूट इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया लोकेशन का रीजंस और मैंने आपको समझा दिया इसके चैलेंजेस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम बात करने वाले हैं अब शुगर इंडस्ट्री की। शुगर इंडस्ट्री, ये आपको दिख रहा है ना? आपको ये दिखना तो चाहिए यार, शुगर इंडस्ट्री। चलिए देखिए जरा, ठीक बात है। तो शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये सब आपको कहां कहां मिलेगी? इन द एरियाज ऑफ एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा। कहां का कितना बता दूं आपको मैं? पंजाब, हरियाणा, सब जगह मिलेगी आपको ये शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। और इंपॉर्टेंटली ये बात है कि हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बट इंपॉर्टेंटली बात यहां पर ये आती है बच्चों कि हम फर्स्ट हैं गुड़ और खांडसरी में, ठीक है। याद रखिए, इसको लिखिए जरा, वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसमें? शुगर इंडस्ट्री में, शुगर केन प्रोड्यूस करने में। लेकिन हम इंपॉर्टेंटली वी आर फर्स्ट किसमें? इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़। गुड़ पता ही है आपको, शुगर इंडस्ट्री से निकल के आता है। और दूसरा खांडसरी, खंडसारी बोलते हैं इसको, दोनों ही खाने की चीज, ठीक है। क्लियर हो गया? ये बेसिक चीज है, शुगर इंडस्ट्री कहां कहां मिलेगी और मिसलेनियस पॉइंट्स। अब बात आती है कि शुगर इंडस्ट्री इन एरियाज में क्यों? लोकेशन पढ़नी है हमको और फिर हमको चैलेंजेस देखने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है शुगर इंडस्ट्री की, एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा शुगर इंडस्ट्री को लेकर, कि शुगर इंडस्ट्री में जो आपको शुगर केन से चीजें निकलती हैं, वो जो कंटेंट होता है सुक्रोज का, सुक्रोज, ठीक है, जो बेसिकली उसको मिठास देता है, वो कंटेंट बहुत जल्दी डिग्रेड होता है। अगर आपने खेतों से शुगर केन काटने के बाद जल्दी से जल्दी उसको उसके मिल तक नहीं पहुंचाया
तो उस शुगर केन का कंटेंट, सुक्रोज कंटेंट, मिठास वाला कंटेंट खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। इसीलिए जरूरी होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जहां शुगर केन की खेती हो रही हो वहीं पर उसकी इंडस्ट्री होनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। है कि नहीं? समझने वाली बात है कि नहीं? रटना नहीं है इसमें। क्योंकि मैंने क्या बताया, शुगर केन में जो मटेरियल यूज होता है, मटेरियल जो यूज होता है शुगर केन में, वो क्या है? इज बल्कि, भारी होता है, एंड हाई सुक्रोज कंटेंट होता है उसका, हाई सुक्रोज कंटेंट। अब अगर सोचने वाली बात है कि अगर इसका कंटेंट, सुक्रोज कंटेंट, ये अगर डिग्रेड हो जाएगा, यानी अगर ये कम हो जाता है, अगर ये डिग्रेड हो जाता है, तो बच्चों ये बताओ तो क्या फायदा है इसका? अगर मिठासी खत्म हो गई शुगर केन की, शुगर में शुगर नहीं रही, तो फिर क्या फायदा है ऐसे शुगर का? है ना? तो इट इज जरूरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना शुगर इंडस्ट्री को वहीं पर रखें जहां पर हमारा शुगर केन की खेती हो रही हो। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम लोकेशन समझते हैं और फिर उसके बाद इसकी हम चैलेंजेस को पढ़ेंगे। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है इसमें। देखिए जरा, शुगर केन लोकेशन, तो देखिए टेंडेंसी जो देखने को मिलती है, टेंडेंसी वो आपको देखने को मिलेगी कि ये शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब लोग टेंडेंसी टू शिफ्ट इन दी एरियाज ऑफ वेयर सदर्न एंड दी पेनिनसुलर इंडिया, वहीं पर इसका कोशिश हो रहा है कि हम जो है इसको पूरी जो बेल्ट है शुगर केन की, उसको हम शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स दी सदर्न इंडिया। ठीक है, स्पेशली इन दी स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जो केन प्रोड्यूस होता है इन दी एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, उसका कंटेंट जो है सुक्रोज का बहुत धांसू है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लोकेशन का पहला रीजन क्या है, यहां क्यों लोकेट हो रही है इन द एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, या एरियाज ऑफ साउथ एंड पेनिनसुला, क्यों वहां पर हो रहा है? क्योंकि केन प्रोड्यूस्ड हेयर इज हाई इन सुक्रोज कंटेंट, उसका सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब बच्चों ये बताओ, सुक्रोज कंटेंट हाई होगा तो शुगर केन उतना ही अच्छा बनेगा, शुगर उतनी अच्छी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? है कि नहीं? उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। और इंपॉर्टेंटली एक रीजन तो ये हो गया, और इसी से दूसरा रिलेटेड रीजन है कि अगर उसका कंटेंट बहुत हाई हो जाएगा सुक्रोज का, तो इसका मतलब ज्यादा टाइम मिलेगा कि हम उसको प्रोसेस कर सकें। है कि नहीं? कंटेंट ही कम है उसका सुक्रोज का, जल्दी प्रोसेस करना पड़ेगा वरना उसका कंटेंट खत्म हो जाएगा। जिसका कंटेंट बहुत ज्यादा है उसका अगर डिग्रेड करता भी है, थोड़ा बहुत डिग्रेड करेगा, फिर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। है कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट जो हो गया, लिखिए, कूलर क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है एक तो उसको, कूलर क्लाइमेट जो आपको पेनिनसुलर इंडिया की तरफ मिलेगा, कूलर क्लाइमेट विच क्या करेगा ये, विच इंक्रीजेज द क्रशिंग पीरियड। क्रशिंग पीरियड, आप जो भी आपको पीरियड देखना हो उससे आप देख सकते हैं, विच बेसिकली इंक्रीजेज द क्रशिंग पीरियड। ठीक है, तो बिकॉज यहां पर आपको कूलर क्लाइमेट मिल जाता है, समझिएगा जरा, कूलर क्लाइमेट मिल गया, कूलर क्लाइमेट के होने की वजह से जो क्रश करने का पीरियड होता है, यानी क्रशिंग जो सीजन होता है, उसमें यहां पर हमको टाइम ज्यादा मिल जाता है। सुक्रोज कंटेंट इतनी जल्दी डिग्रेड उस जगह पे कूलर क्लाइमेट में नहीं हो पाता है। तो ये रीजन हो जाता है कि क्यों हम इसकी लोकेशन इस पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब अगर इसके मैं चैलेंजेस की बात करूं, चैलेंजेस, ठीक है, ये आपको पता है ना हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम शुगर केन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, शुगर केन की बात कर रहे हैं, शुगर केन ऊपर से पीछे वाली स्लाइड से आया है। चैलेंजेस की बात करें अगर हम इसके, तो एक चैलेंज समझ में आ गया, सुक्रोज कंटेंट बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा अगर हम इसको टाइमली नहीं पहुंचाएंगे उसके मिल तक, पहला। ठीक है, तो लिखिए इसको, फर्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज कंटेंट टू बी डिलीवर्ड ऑन टाइम टू द मिल्स। पहला चैलेंज तो यही है कि हम उसको टाइमली मिल्स तक पहुंचा पाएं। दूसरी बात यह है कि शुगर केन बच्चों एक सीजनल एक्टिविटी है, सीजनल एग्रीकल्चर है, थ्रू आउट नहीं होता है साल भर ये। तो एक चैलेंज ये है इसका, सीजनल नेचर ऑफ दी, सीजनल नेचर ऑफ द क्रॉप।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया। एक चैलेंज तो यही हो गया। तीसरी बात यह है कि हम बहुत ही पुराना और बहुत ही इनएफिशिएंट, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड अडॉप्ट करते हैं शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड। तो एक चैलेंज तो ये हो गया। तो बेसिकली 3 चैलेंज ये हो गए और 2 इसके रीजंस, लोकेशन। क्यों? पहला रीजन क्या हो गया? पहला रीजन है कि जो केन जो यहां प्रोड्यूस होता है, कौन सा लोकेशन इन दीज एरियाज जो मैंने बताया। और जो टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है? टू शिफ्ट इन दी पेनिनसुला। क्यों पेनिनसुलर और सदर्न एरियाज में शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो हाई इन कंटेंट होता है, हाई होता है, सुक्रोज कंटेंट हाई होता है। ठीक है। दूसरी बात, क्लाइमेट आपको कंपैरेटिवली यहां ज्यादा कूल मिलेगा, जिसकी वजह से क्रशिंग पीरियड जो होता है वो यहां पर लंबा खिंच जाता है। तो ये सब हमारे जो रीजंस हैं, ये हो गया हमारा 3 इंडस्ट्रीज, कॉटन, जूट एंड शुगर केन इंडस्ट्री। ठीक है। मूविंग ऑन टू, यहां पर अब आती है अपनी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, अब इसके बारे में हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं अगर कौन कौन सी हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैं, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आयरन एंड स्टील। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? आयरन एंड स्टील के बारे में पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद केमिकल्स, केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद फर्टिलाइजर्स, और हम लोग देखेंगे यहां पर ऑटोमोबाइल्स। ठीक है। सब छोटी छोटी हैं, आपके एनसीईआरटी में ज्यादा है नहीं, लेकिन हम डिस्कस तो करेंगे। एक हो गया आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, आईटी। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इन सब की बात अगर करें तो उसकी बात हो रही है यहां पर। ठीक है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी अपना जितना भी टीवी ये सब का इंडस्ट्री होता है उसकी बात हो रही है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो इसको हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसकी आप तैयारी थोड़ी सी करके रखिएगा, हम लोग इनको यहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, ये अच्छे से डिस्कस करना है, बाकी तो सब ये बहुत छोटा छोटा आपके उसमें किताबों में दिया हुआ है। ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। एंड वंस अ रिमाइंडर अगेन कि आप लोग क्लास 9th का वो लेक्चर जरूर देखिए जिसमें मैंने आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी के बीच एक बड़ा क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दिया है, उसको प्लीज जरूर देखिएगा। ऑल्दो मैंने टेलीग्राम पे बच्चों को कह दिया था, 7 to 8 मिनट्स का उस पार्ट है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 2 वीडियो। उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो का मैं उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूँ। ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।